शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो दीदी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। सबसे पहले कल आप सभी जैसा जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस है, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से और पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसका विषय भी हम आपको बता देते हैं, जिससे आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप हम तक पहुंचा सके। तो हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-004। ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपदा प्रबंधन विषय पे, और उसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या है सहकारिता विभाग और इसकी सेवाएं क्या क्या है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न है इन विषयों से संबंधित, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपका परिचय करवा देते हैं आज के हमारे गेस्ट के साथ, जो कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देने जा रहे हैं। आज हमारे साथ आपदा प्रबंधन पर जुड़े हैं श्री राम कुमार शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट SDERF। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ जाने सहकारिता विभाग को। अब इस सहकारिता विभाग से संबंधित जो भी जानकारी है वो आज हमें देने जा रहे हैं श्री अखिलेश जैन जी, जो कि रिटायर्ड उपायुक्त सहकारिता विभाग से हैं। आपका कार्यक्रम में भी हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, सबसे पहले हम यही जानते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और हाल फिलहाल आप देखते हैं कि कुछ ऐसा अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है कि इस तारीख से लेकर अगली तारीख तक बहुत सारी बारिश जो है वो तेज़ होने वाली है। तो ऐसे में हम जान लेते हैं कि सबसे पहले आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो शर्मा जी, आपसे यही मेरा प्रश्न है कि सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आइडिया लग जाएगा आज के विषय से संबंधित, आपदा होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो कोई भी ऐसी स्थिति जिसको व्यक्ति स्वयं प्रबंधित नहीं कर सकते हैं या जिनके निवारण में वो स्वयं सक्षम नहीं होते हैं, उस चीज़ को हम आपदा के तौर पर जानते हैं जी। और जैसे अगर आपदा की बात करें सामान्य तौर पर, तो आम जनता बाढ़ आपदा, भूकंप, भूस्खलन, आग लग जाना, इन सारी चीज़ों को आपदा के रूप में जानती है जी। साथ ही साथ हम सहकारिता विभाग के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं, तो आपको भी इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है। तो जैन सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि सहकारिता विभाग, इसके लिए अलग से गठन किया गया है, ये सहकारिता है क्या? सहकारिता कई सदस्य मिलकर के जब किसी एक उद्देश्य के लिए कोई अपना एक निगम निकाय तैयार करते हैं और उस उद्देश्य को वो पूरा करने के लिए उसके लिए सहकारिता विभाग मदद करता है जी। उनके लिए फाइनेंशियल सुविधा भी देता है, उनके लिए कानूनी सुविधा भी देता है। तो सहकारिता एक्चुअली बहुत से लोग मिलकर के एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीवादी और सार्वजनिक जो अर्थव्यवस्था है उसके बीच का रास्ता है जी जी। और इसमें कई लोग मिलकर के अंश पूंजी इकट्ठी करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और वो कई प्रकार की जो है सुविधाएं अपने सदस्यों को दे सकते हैं जी। साथ ही साथ राम कुमार शर्मा जी, SDERF से आप हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये इसके कार्य क्या होते हैं, किन उद्देश्यों को लेकर इसका गठन किया गया। जी, SDERF की बात करते हैं तो दरअसल जब ये राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल है, इसका गठन विशुद्ध रूप से मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए किया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपदाओं को प्रबंधित करने के लिए एक बल उपलब्ध रहता है, जो सभी जगह आपको तत्परता के साथ में सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहता है जी। तो कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपदा में फंस गया है, वो आपसे संपर्क करेगा तभी आप उसके पास पहुंचते हैं, या फिर अलग से आपके भी रेस्क्यू चलाए जाते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न किया है आपने। हम दो तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं जब भी कहीं कोई आपदा आती है। एक तो हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है, और जब हमें ये पता रहता है कि किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे अभी बाढ़ का सीज़न चल रहा है तो मैं बाढ़ के माध्यम से समझाना चाहूँगा, तो वहाँ पर बाढ़ आने की संभावनाएं हैं। तो प्रत्येक ज़िले में SDERF और होमगार्ड की टीमें रहती हैं, जो जिला सेनानी होमगार्ड्स रहते हैं, वो प्रत्येक ज़िले में आपदा प्रबंधन का कार्य भी देखते हैं। और ये जो टीमें रहती हैं वो टीमें स्वयं से पहले से ही पूर्व तैयारी के साथ में वहाँ मुस्तैद रहती हैं। और दूसरा, जब भी कहीं बाढ़ आती है तो हमारे
एक टोल फ्री नंबर है, स्टेट कमांड सेंटर जो है मध्य प्रदेश में, किसी भी जिले से 1079 पर आप कॉल करते हैं जी। तो वो सूचना हमारे पास आ जाती है और एक चैनल के माध्यम से संबंधित जिले जहां पर भी प्रभावित व्यक्ति है या समुदाय है वहां तक पहुंचा दी जाती है और तुरंत रेस्क्यू टीमें उस व्यक्ति के पास पहुंच करके आवश्यक आपदा प्रबंधन संबंधी सुविधाएं मुहैया कराती हैं। बिल्कुल, तो 1079 ये नंबर आप नोट कर लीजिए, अपने घर पे भी कहीं नोट करके आप स्टिक करके लगा दीजिए, अपने मोबाइल नंबर में भी सेव कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपदा आती है तो कई लोग घबरा जाते हैं, नंबर्स याद नहीं रहते हैं, तो कम से कम अपने आप को आप सूचित करें और साथ ही साथ अपने परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें पता रहना चाहिए कि कभी अगर वो किसी आपदा में फंस जाते हैं तो उन्हें किस नंबर पर संपर्क करना है। साथ ही साथ सहकारिता विभाग के बारे में भी हम जानकारी ले रहे हैं, इसके स्वरूप उद्देश्यों के बारे में आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, सहकारिता विभाग का उद्देश्य तो यही है कि जो गरीब हैं, वंचित हैं, पिछड़े लोग हैं, किसान हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन सभी की सहकारिताएं गठित करके उनके जो नीड है, बेसिक नीड्स हैं, उन नीड्स की पूर्ति करें। किसानों के लिए खाद है, बीज है, लोन है, उनके लिए क्रेडिट कार्ड है, ये सब चीज़ें, पेस्टिसाइड्स हैं, और इसके अलावा जो सार्वजनिक उपभोक्ता वस्तुएं हैं, नियंत्रित उपभोक्ता वस्तुएं हैं, वो भी हमारी पैक्स सोसाइटियां होती हैं, 4000 सोसाइटियां हैं मध्य प्रदेश में, उनके माध्यम से हम सभी प्रदेश के सारी जनता को उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ हमारे साथ सागर से एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम, मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। जी, मेरा दो सवाल है। मेरा सवाल ये था कि सहकारिता विभाग ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी कैसे मदद कर सकता है? मतलब जो आपने बताया अभी कि खाद बीज या फिर लोन के लिए मदद करते हैं, ये समस्याएं तो आम समस्याएं हैं और हर इंसान की होती हैं, पर उनको तो ऐसी किसी चीज के बारे में मालूम नहीं है कि कोई सहकारिता विभाग भी होता है या फिर हम उससे मदद भी ले सकते हैं। तो कैसे संपर्क करें और कैसे इस विभाग से जुड़े और कैसे समस्या हल करें, यही जानना था। देखिए, विभाग का काम है सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन करना, उनका ऑडिट कराना, उनका प्रबंध, उनका चुनाव कराना। लेकिन सोसाइटियां जो हैं अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग सोसाइटियां रजिस्टर्ड हैं। हाउसिंग प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए हाउसिंग सोसाइटियां रजिस्टर्ड हैं। क्रेडिट सोसाइटियां खाद बीज का लोन देने के लिए रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सोसाइटियां उनकी कृषि उपज खरीदने के लिए रजिस्टर्ड हैं। मार्केटिंग सोसाइटियां प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मध्य प्रदेश में पंजीकृत हैं। इन मार्केटिंग सोसाइटियों के पास NCDC काफ़ी लोन सुविधा भी देता है और अपेक्स बैंक भी इसके लिए कई बार, और मार्केटिंग फेडरेशन भी इसके लिए सुविधा देता है, जिससे कि उनकी कृषि उपज सस्ते दामों पर ना बिके। ये सुविधा मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से दी जाती है। बिल्कुल, तो आपके मन में भी दर्शकों अगर कोई सवाल है सहकारिता से संबंधित, क्योंकि जैसा कि हमें बताया गया, दर्शक से ही हमें पता चला कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वो जानते नहीं है कि ऐसा भी कोई विभाग होता है, तो इसके क्या कार्य हैं और आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, आपके लिए किस तरह से ये सहायक रहेगा। तो इसलिए जो भी प्रश्न हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विषय पे भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसके लिए कार्यक्रम के दौरान भी हमारे फ़ोन नंबर आपको दिखाए जाते रहेंगे, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अब जैसा कि हमें दर्शक से ही पता चला जैन जी कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसके प्रति, तो क्या कुछ कार्यक्रम नहीं चलाया जाता विभाग के द्वारा कि लोगों तक अपनी जो सूचनाएं हैं, अपने जो कार्य हैं उस तक को पहुंचाया जा सके? देखिए, इसके लिए पूरा एक अलग स्ट्रक्चर खड़ा किया है पूरे मध्य प्रदेश में। राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ है, जिला स्तर पर जिला सहकारी संघ है। इन सभी के माध्यम से पूरा प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रचार, ये सब काम इसीलिए रजिस्टर्ड है। तो जिला स्तर पर कई कार्यक्रम होते हैं, वहाँ प्रशिक्षक नियुक्त हैं, वो प्रशिक्षक वहाँ प्रशिक्षण देते हैं कि सहकारिता क्या है, कौन सी सहकारिता से क्या लाभ उठा सकते हैं हम, ये उनका काम है। जी, साथ ही साथ आपसे ये भी जान लेते हैं कि किसानों के लिए विशेषकर हम बात करें तो किस प्रकार से सहकारिता उनके फेवर में रहती है? किसानों के लिए तो सहकारिता उनके जीवन के हर क्षेत्र में रची बसी हुई जी। कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा प्रदेश में जो सहकारिता के बारे में न जानता हो। उसका कारण है कि ग्रामीण स्तर पर, जैसे एक पंचायत स्तर से भी छोटे स्तर पर हमारी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियां रजिस्टर्ड हैं। उन सोसाइटियों के माध्यम से उनको खाद बीज, पेस्टिसाइड्स और लोन जी, ये सब हमेशा मिलता है। जो सीजन के जो शॉर्ट टर्म लोन है जब मिलता है और लॉन्ग टर्म लोन है वो भी मिलता है जी।
तो संपर्क करना है तो कहाँ जाके लोग संपर्क सोसाइटी के करें? मुख्यालय है, वहाँ पर सोसाइटी मुख्यालय पर एक गोडाउन बना हुआ है, उनका ऑफिस है, वहाँ एक प्रबंधक रहता है और 2-3 और कर्मचारी रहते हैं। जी, तो ये अध्यक्ष किसानों रहता के है। लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए सुविधाजनक है? क्या? जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले हम उनका जी, सवाल ले लेते हैं, जी, फिर जी। मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल लेते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। सबसे पहले मैं सहकारिता के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसमें जो खाद बीज व उपज मिलते हैं तो किसानों के समय से मिल जाए, कम ब्याज में भी न उनको ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत न हो, और उनकी खेती में लागत कैसे कमाए और आमदनी कैसे बढ़े, इसमें उनकी अहम भूमिका होनी चाहिए। जैसे कि जब हम जानना चाहते हैं जो आपदा है प्रबंधन, तो इसमें जैसे ओलावृष्टि होती, आंधी तूफान आते हैं, पहाड़ टूट जाते, आकाशीय बिजली गिरती, सबसे भयंकर खतरे की आवाज क्लियर नहीं आ जी, रही। जी, जी। इससे बचने के लिए हमें कौन सी आमदन को सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल, तो देखा जाए तो एक गाइडलाइन चाहिए कि अगर कोई किसान है तो किस प्रकार से वो सहकारिता के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनका फ़ायदा उठा सकता है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए जैसे लोन लेना है तो उसके लिए लोन के लिए सोसाइटी में परमिट इशू कर सकते हैं, ले जाकर उनसे परमिट ले सकते हैं और खाद उठा सकते हैं। लोन के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, सोसाइटी का संचालक मंडल लोन स्वीकृत कर देता है। उनकी नॉर्मल क्रेडिट लिस्ट सभी किसानों की जो सदस्य हैं उनकी ऑलरेडी स्वीकृत है, उसके लिमिट में रहते हुए उनको लोन मिल जाता है। जी। इसके अलावा यदि कभी कोई ओलावृष्टि हो गई या कोई अतिवृष्टि हो गई तो इसके लिए उनके लिए बीमा होता है, फसल बीमा होता है, और फसल बीमा का क्लेम वहीं तहसीलदार पूरा सर्वे करके जी। और पूरा सोसाइटियों को जो रुपए के हिसाब से भेज देते हैं जो अपने खाते में चला जाता है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हमेशा पास में होने चाहिए, और जब बीमा करवानी हो तो कब जाना चाहिए, कोई अलग से समय होता उसके है? लिए आप जो किसानों की जो बुक होती है जिसको कहते हैं पासबुक, जी, पासबुक ले जाना चाहिए उनको अपनी, और अपनी खतौनी है तो खतौनी ले जाना चाहिए। जी। खतौनी के आधार पर उनकी कितनी जोत है, कृषि जोत है, उस आधार पर उनकी नॉर्मल क्रेडिट लिमिट निकलती है। जी हाँ। यदि मान लीजिए किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ के हिसाब से अलग अलग फसलों की नॉर्मल क्रेडिट लिमिट स्वीकृत होती है, जी वहां तक वो अपना लोन ले सकते हैं। जी, तो ये जानकारी आपने दे दी इस किसान से संबंधित। इस विषय पे और अगर कोई जानकारी लेना चाहता है या जो आपने बताया है उन्हें ध्यान नहीं रहता है तो क्या विभाग में अलग से जाके वो जानकारी ले सकता है? हाँ, विभाग में जाके जानकारी ले सकता है। जिला स्तर पर हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय हैं और ब्लॉक स्तर पर सहकारिता विस्तार अधिकारी काम करते हैं। जी जी। इसके अलावा शाखा प्रबंधक भी रहते हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के, उनसे जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर हम बात करें, क्योंकि आज़ादी के बाद से ऐसा हुआ है कि हमारा जो कल होता है आज को हम उससे बेहतर बनाना चाहते हैं, और जो आने वाला कल है हम चाहते हैं कि वो और भी ज़्यादा समृद्ध हो, और इसके लिए हम प्रयास करते जाते हैं। तो अगर सहकारिता की हम बात करें, क्या कुछ बदलाव इन सालों में देखने को मिले हैं? कैसे ये प्रगति के पथ बहुत पे बढ़ रहा बदलाव हुए है? हैं सहकारिता में। सहकारिता में आज हम करीब 25,000 करोड़ शॉर्ट टर्म लोन में 25,000 करोड़ जी। लगभग पूरे प्रदेश में शॉर्ट टर्म लोन में स्वीकृत करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन में स्वीकृत करते हैं। खाद के लिए जब जितना खाद हम लोग जो है मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से जितनी भी खाद की कंपनियां हैं उनसे हम खरीद लेते हैं, जब उस समय जिस समय ऑफ सीजन रहता है वो खरीद करके उनको किसानों को बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध कराते हैं। जी जी। तो ये सहकारिता विभाग तो एक प्रकार से एक कल्याणकारी विभाग है। किसानों के लिए तो विशेष तौर से ये बहुत ही फायदे का विभाग है। जी शर्मा जी, आपसे आपदा से संबंधित हमारा यही सवाल है। बारिश का मौसम चल ही रहा है, ऐसे में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो बाढ़ में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि कहीं पर बाढ़ आ रही है तो पहली कोशिश अपनी ये रहना चाहिए कि उस स्थान पर जहाँ पर पानी आने की संभावना है, यदि हम स्थायी रूप से वहाँ रह रहे होते हैं तो हमें पता रहता है कि किस एरिया में पानी रहेगा और कितनी दूर तक ये पानी जाएगा, तो पहले से सुरक्षित स्थान पर चला जाना चाहिए। अब अगर यदि फंस ही गया है व्यक्ति तो सबसे पहले उसको हमने अपना टोल फ्री नंबर बताया स्टेट कमांड सेंटर का 1079, उस पर कॉल करके सूचना देना चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति है कि उसके आसपास कहीं और कोई मदद उपलब्ध है तो
साथ में वो उनको भी सूचित कर सकते हैं। अगर 1079 पे वो हमें सूचना देते हैं तो हमारी तुरंत रेस्क्यू टीमें उनके पास तक पहुंच के उस व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लेंगी। जी, कई बार नेटवर्क की वजह से जो फ़ोन कॉल है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो कोई दूसरा संचार माध्यम ऐसा है जिस पे संपर्क किया जा सकता है? आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जब अगर ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब रहती हैं तो कुछ स्थान जो चिन्हित रहते हैं वहाँ पर विभाग के द्वारा, होमगार्ड्स और एसडीआरएफ के द्वारा डीआरसीजी यानी स्थानीय स्तर पर रिस्पांस सेंटर स्थापित किए जाते हैं, जहाँ से तुरंत उनको सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। जी जी, साथ ही साथ जैन जी आपसे ही मेरा सवाल है, क्योंकि समय बदलता जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ अगर अच्छे की बात की जाए तो क्या कुछ बदलाव सहकारिता विभाग में हुए हैं? अच्छी आगे की क्या योजनाएं हैं? सहकारिता विभाग ने कई क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक तो केवल क्रेडिट सोसाइटियों के काम में काम करती थी। अब जो है हाउसिंग के अलावा शक्कर के उत्पादन में भी प्रदेश में कम से कम 6 कारखाने काम कर रहे हैं जो सहकारिता के आधार पर भी रजिस्टर्ड है। राष्ट्रीय स्तर पर इफ्को, किरफको, ये बहुत बड़ी एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये सहकारिता में रजिस्टर्ड है। ये सारी कंपनियां पूरा खाद का उत्पादन करती हैं और ग्रामीण लेवल तक इसके परिवहन की व्यवस्था करती है, और पूरे देश में एक रेट पर, पूरे देश में यूनिक रेट पर खाद उपलब्ध कराती है। जी, दुग्ध सहकारिता की बात करें तो ये क्या है और कैसे ये प्रयास किए जा रहे हैं इसमें? गांव के जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं जी, उन किसानों की कैसे आमदनी बढ़े और वो दूध का जो स्रोत है वो शहरों तक पहुंचे, इसके लिए दुग्ध सहकारिताएं रजिस्टर्ड की गई हैं। प्रत्येक जिले में उनका दुग्ध संघ, एक दुग्ध संघ है प्रदेश स्तर पर, दुग्ध संघ के अधिकारी रहते हैं। वो अधिकारी वहां पर जिला अधिकारियों से, सहकारिता विभाग के जिला अधिकारियों से संपर्क करके दुग्ध सहकारिताएं रजिस्टर्ड कराते हैं। वो दुग्ध सहकारिताएं हमारे किसानों की जो दूध उत्पादन करते हैं उनकी होती हैं, उन्हीं का प्रबंध होता है, और वो अपने प्रबंध के अनुसार रोज किसानों से दूध कलेक्ट करके, इनकी एक गाड़ी जाती है दुग्ध संघ की, उस ट्रक में जो है दूध कलेक्ट करके वो भोपाल तक आता है और पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ता है। बिल्कुल। अगर सहकारिता विभाग की बात करें तो सरकार किस प्रकार से मदद करती है इस विभाग की? देखिए, सहकारिता विभाग तो बहुत मदद करता है, सभी प्रकार की सहकारिताओं के लिए सब्सिडी भी देता है, आर्थिक मदद भी देता है, लोन भी देता है और शेयर कैपिटल भी देता है। पूरे मध्य प्रदेश में जो जितने भी सहकारिता हैं, सहकारिता विभाग ने उसको शेयर कैपिटल दे रखी है जी, उनकी वर्किंग कैपिटल के लिए, उससे वो अपनी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एनसीडीसी भी इसमें मदद करता है जी। साथ ही साथ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम को, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उपभोक्ता भाई हैं, या और भी दूसरे क्षेत्रों के हमारे साथीगण हैं, वो सभी सहकारिता का लाभ उठाएं और सहकारिता से अब लाभान्वित हों। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने सुन ही लिया है कि सहकारिता विभाग के बारे में आपने जान भी लिया है। इससे संबंधित कोई और भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप विभाग में संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ श्री अखिलेश जैन जी, पूर्व उपायुक्त सहकारिता विभाग से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। साथ ही साथ हम आपदा प्रबंधन विषय पे भी बात कर रहे हैं, तो आपदा प्रबंधन पे हम ये जान लेते हैं कि अगर बाढ़ में कोई फंस गया है, इसके बारे में हमने जान लिया है, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फंस तो गया है बाढ़ में, लेकिन अब उसकी प्रिपरेशन पहले से क्या की जा सकती है? राम जी बिल्कुल, आपने बढ़िया प्रश्न उठाया है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर बाढ़ है तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले से क्या तैयारी करके रखें, क्योंकि आपदा प्रबंधन हमेशा 3 चीज़ें सिखाता है। पहली चीज़, बाढ़ के पूर्व क्या तैयारी कर लें, दूसरी, यदि बाढ़ आ चुकी है तो उस दौरान क्या तैयारी रखें, और तीसरी चीज़, बाढ़ के बाद में क्या तैयारी रखें। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बाढ़ से पूर्व क्या तैयारी करें। जी, बाढ़ से पूर्व क्या तैयारी करनी चाहिए ये हम जानेंगे। बाढ़ में फंस जाते हैं तब क्या करना चाहिए ये भी जानेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है एक ब्रेक लेने का। लेते हैं ये ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
जय हे जय हे You, the ruler of our minds, our nation, to you, our humble salutations. You, the custodian of so many, you, the guardian of India's destiny. Through Punjab and Sindh, Gujarat and Maratha, Dravida, Utkala and Bengal, across lofty crests and melodies of the Vindhyas and the Himalayas, your name awakens one and all. It rests upon the melodies of the Yamuna and Ganga in harmony and swells the way. आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम हेलो दीदी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राज तिवारी और आज हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन विषय पे, जिस विषय पे हमें विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्री राम कुमार शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट SDERF। इसके साथ ही हम आपका परिचय करवा देते हैं डॉक्टर महेश शुक्ला जी से, जो कि पूर्व डायरेक्टर जनरल टेलीकॉम तथा सदस्य टेलीकॉम कमीशन ऑफ इंडिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर महेश शुक्ला जी। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, एक और विषय आपके पास है। अब टेलीकॉम से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न हो, अगर BSNL से संबंधित है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने प्रश्नों को आप रेडी रखिए, क्योंकि आज हम आपको देने वाले हैं जो भी आपके प्रश्न हैं उसका जवाब। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं BSNL के बारे में। ये बहुत सारी 1G, 2G, 3G ऐसे बहुत सारे Gs चलते हैं, तो ये आखिर होते क्या हैं? सबसे पहले तो अपने दर्शकों को मैं 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। और जैसा कि प्रश्न है, जी जनरेशन को डिनोट करता है, मतलब जनरेशन को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि बड़ा हल्ला हुआ कि 3G के बाद 4G कब आएगा और 5G कब आएगा जी। तो जी मतलब जनरेशन। जब पहली जनरेशन के फ़ोन आए थे तो उनमें मोबाइल का उपयोग केवल वॉइस के लिए हो पाता था। उसमें SMS हो पाते थे, लेकिन इंटरनेट, डाउनलोड की स्पीड, ये सब कुछ नहीं अवेलेबल नहीं था। वो प्लेन टेलीफोन थे, जिसको हम आज भी कहते हैं की टेलीफोन, की बटन वाला टेलीफोन। जी, लैंडलाइन वाले, राइट। लैंडलाइन नहीं, मोबाइल टेलीफोन भी, ओके। जिनमें की इंटरनेट कैपेबिलिटी नहीं थी। तो वो पहली जनरेशन कहलाई, मतलब 1G कहलाया। जी। जब बाद में उसमें कैपेबिलिटी आई और जब पेजिंग सेवा स्टार्ट हो गई, स्लो स्पीड के ऊपर, करीब kbps स्पीड के ऊपर इंटरनेट कंटेंट भी आने लगा, तो सेकंड जनरेशन आई। लोग संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि लोगों को मैच देख नहीं पाते थे, लोग अपने सीरियल नहीं देख पाते थे, मूवीज डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता था। तो देयर वाज डिमांड। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ, थर्ड जनरेशन आई, फिर फोर्थ आई, और अब फिफ्थ का रोल आउट इस देश में चल रहा है। जी, तो BSNL कौन सी G को चला रहा है? फिफ्थ 5G पे या फिर 6G पे काम कर रहा है? मैडम देखिए कि चूंकि मैं तो रिटायर हुआ हूँ डायरेक्टर जनरल टेलीकॉम से, जो सभी ऑपरेटर्स के ऊपर था। BSNL सरकारी सेवा प्रदाता कंपनी है। BSNL इस समय वर्तमान में 4G का रोल आउट पूरे देश में कर रहा है। लेकिन सबसे गर्व की बात यह है, खुशी की बात यह है कि यह जो 4G टेक्नोलॉजी BSNL रोल आउट कर रहा है, यह स्वदेशी है, इस देश में निर्मित है। अगर कभी कोई आपदा इस तरह की आ जाए कि वर्ल्ड वार हो जाए और आयात किया हुआ इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर के द्वारा विदेशी लोग यदि बंद कर दें, तो अन्य सभी नेटवर्क 5G या 4G से घट के 2G पे आ जाएंगे। लेकिन चूंकि BSNL का 4G खुद का बनाया हुआ है, खुद के द्वारा डेवलप किया हुआ है, तो किसी भी आपदा में ये 4G तो रहेगा ही रहेगा, 4G से 2G नहीं होगा जी। सो दिस वाज ए, और जब इसी 4G को स्वदेश में बनाने के लिए टाइम लगा, और उस टाइम के चलते थोड़ा पिछड़ भी गया BSNL। लेकिन अब चूंकि खुद का बन गया है, तो उतना इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आयात नहीं करना पड़ेगा। 4G से 5G में जो जर्नी है
BSNL की वो जल्दी हो जाएगी, जबकि अन्य सभी को जिन्होंने खुद का यूज नहीं किया उनको हो सकता है विदेश चलाना पड़े। जी बिल्कुल, BSNL से संबंधित और भी सवाल जो है आपके मन में भी हो सकते हैं, हो सकता है नेटवर्क से संबंधित भी कोई सवाल हो, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो जो भी आपके सवाल हैं बस एक फ़ोन कॉल करिए और आपके जो सवाल है उसका जवाब आप तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में हम यही जान लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि पहले की क्या तैयारी करनी चाहिए, आपदा में फंस जाएं तब हमें क्या करना चाहिए। तो पहले की तैयारी पर हम ध्यान देते हैं सबसे पहले। जी शर्मा जी। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो मैं बाढ़ आपदा के संबंध में विशेष रूप से अपने नागरिकों को बताना चाहूँगा कि अगर हमें पता है कि प्रतिवर्ष जो भी नदी नाले अपने गांव के आसपास या शहर के आसपास जहाँ से गुजरते हैं, तो उनकी एक सीमा रहती है कि कहाँ तक पानी इनका बाढ़ के दौरान आ गया है, जो हम पिछले वर्ष के अनुमान के आधार पर लगा लेते हैं। सभी जो स्थानीय नागरिक होते हैं उन्हें ये अच्छे तरीके से पता होता है। अब ज़रूरी ये होता है कि हम उसके लिए पहले से तैयारी कर लें। तो सबसे जो कठिन समस्या आती है वो ये आती है कि व्यक्ति अपने दस्तावेजों को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, और बाढ़ में यदि वो बह जाते हैं तो उनको दोबारा से रिकवर करना या उनको दोबारा तैयार करवाना बड़ा कठिन काम होता है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो सबसे पहले एक पाउच में जो अपने ज़रूरी दस्तावेज हैं जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उनको एक जगह इकट्ठा रखें और पॉलीथीन में पैक करके इस तरीके से रखें कि उनको जब भी वहाँ से निकलना पड़े बाढ़ के दौरान तो तुरंत वहाँ से निष्कासित होकर अपने दस्तावेजों के साथ में जा सकें। दूसरी चीज़ जो रहती है कि हमें पहले से जो रास्ते हैं बाढ़ के दौरान में कि हम घर से निकल के कहाँ सुरक्षित स्थान तक जा सकते हैं, ऊंचाई वाले जो स्थान रहते हैं वहाँ के रास्तों को चिन्हित करके रखें। तीसरा जो सूखा खाद्य पदार्थ रहता है वो अपने पास तैयार रखें। बच्चे, वृद्ध और गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए जो आवश्यक दवाइयाँ और उनके खाने पीने की चीज़ें वो पहले से ही सुरक्षित ऐसी जगह रखें जहाँ से निकलते वक्त हम तुरंत उसको लेकर के जा सकें। तो ये हमारी कुछ पूर्व की तैयारी रहती है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो रहती है वो ये रहती है कि हमारे पास ऐसा कोई उपकरण होना चाहिए, वर्तमान में ट्रांजिस्टर से अच्छा कुछ भी नहीं है, जो हमेशा सेल से चलता है और हमेशा चालू रहता है। तो शासन प्रशासन के द्वारा जो भी अपने को एडवाइजरी जारी की जाती है या जो भी निर्देश जारी किए जाते हैं वो तुरंत हमारे पास तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। तो हमारे पास कोई भी रेडियो आपके पास हो तो वो अपने पास रखिएगा, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क चला भी जाए तो ये आपके काम ज़रूर आ जाएगा। तो हम यही जान लेते हैं BSNL से संबंधित कि पहले इसके बहुत सारे कस्टमर्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे अगर आज के समय में देखा जाए तो कस्टमर्स के जो नंबर है उसमें कमी आई है। तो क्या कारण है इसका? मतलब ये एक परसेप्शन है कि नंबर कम हुए हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जो पहले लैंडलाइन कस्टमर थे, जैसे कि मैं स्वयं जनरल मैनेजर था भोपाल में, तो मैं जानता हूँ कि 1,30,000 लैंडलाइन कस्टमर थे और मोबाइल कस्टमर भी लगभग 1 लाख थे। कब? सन 2006 से लेकर 2010 के बीच की बात जी। अब ये हो गया है कि लैंडलाइन जो कॉपर पे थी वो कस्टमर दो तरफ गए। कुछ लोगों ने मोबाइल, सभी लोगों ने, कुछ लोग क्या सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट हर एक आदमी ने मोबाइल ले लिया और साथ ही साथ उनमें से बहुत सारे लोगों ने घरों में फाइबर कनेक्शन भी ले लिया, इंटरनेट के लिए, वाईफाई के लिए, घर में यूज करने के लिए। और तो और लोगों के पास एक मोबाइल तो है ही, बहुत सारे लोगों के पास 2 सिम भी हैं, 3 सिम भी हैं, और ये कहा जा सकता है कि एक आदमी के पास 3-3, 4-4 कनेक्शन बहुत सारे लोगों के पास है जी। हालांकि ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग हो सकता है आज भी एक भी सिम ना रखते हों, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि काम वाली बाइयाँ, रिक्शे वाले, फल वाले, कामगार, वर्क श्रमिक, सभी के पास मोबाइल है और इसलिए कनेक्शन तो बढ़े हैं, कनेक्शन घटे नहीं हैं। जी, कनेक्शन बड़े हैं, लेकिन अब वो किस कंपनी के पास जा रहे हैं ये भी एक प्रश्न हो जाता है। BSNL आखिर क्या कर रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस लें, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन विषय पे भी। अगर कोई भूकंप में फंस जाता है, अगर अनुभव होता है कि अभी बस भूकंप आने वाला है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, राम जी? जी, भूकंप जब भी कहीं आता है तो एकदम से आता है, पहले से थोड़े थोड़े आसार लगने लगते हैं। फिर भी यदि कहीं आ गया भूकंप तो हमें
सबसे पहले ये है कि पूर्व तैयारी के तौर पर नियमित रूप से एक अभ्यास करते रहना चाहिए। वो अभ्यास हम लोग भी स्कूलों में जा कर के, हमारी टीमें होमगार्ड्स और SDRF की टीमें जा कर के करवाती रहती हैं, जितने भी स्कूल हैं उनमें समय समय पर कार्यक्रम बना के। फिर भी यदि कोई व्यक्ति फंस गया है तो मैं उसको जानकारी के लिए बहुत ही सरल ढंग से बताना चाहूँगा कि हमें जैसे पता रहता भूकंप के दौरान सबसे ज़्यादा क्षति होती है ऊपर से गिरने वाली चीज़ों से या ऐसी संरचना जो हमारे ऊपर गिर सकती है उससे। तो हमें सबसे पहले जैसे घर के अंदर हैं तो हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए और सबसे पहले वो जगह ढूंढना चाहिए जैसे टेबल के नीचे, ताकि वहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें। बिल्कुल। बैठें, खुद को ढकें और पकड़ लें, ये एक सामान्य सिद्धांत है। पकड़ यानी जैसे टेबल है तो उसको मजबूती से पकड़ लें ताकि टेबल अपने ऊपर से इधर उधर न जाए, और ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो टेबल आपको सुरक्षित रख लेगी। तो ये बेसिक सिद्धांत है भूकंप से बचने का। और यदि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ से आप निकल सकते हैं तो सबसे पहले निकल के तुरंत खुली जगह पे चले जाएं, वहाँ पर आप सबसे सुरक्षित रहेंगे। और ज़्यादा तेज भूकंप आ रहा है तो आप अपने आप को खुली जगह पे ले जाके या तो बैठ जाएं या फिर लेट जाएं, ताकि आप वो अनबैलेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, उससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल। इसके साथ ही महेश शुक्ला जी, आपसे मेरा सवाल है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की बात मैंने की, तो आखिर क्या कुछ एडवांसमेंट किए जा रहे हैं कि लोग BSNL के प्रति जो है और ज़्यादा कनेक्शंस लें? देखिए मैडम, एक दो अलग अलग इश्यूज हैं। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें केवल BSNL नहीं है, टेक्नोलॉजी तो इन जनरल सभी के लिए है जी, और सभी ऑपरेटर्स के लिए है और इस पृथ्वी के सभी देशों के लिए भी है। तो जहाँ तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब इतना ज़्यादा हो रहा है कि 5G के बाद 5G एडवांस्ड और 5G एडवांस के अलावा 6G, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स चल ही रहे हैं। 5G का तो रोल आउट भी चालू हो गया और ये 1 बिलियन कस्टमर्स ऑलरेडी हो चुके हैं 5G के। 1 बिलियन मतलब निकला कि 1000 मिलियन, तो इतने ज़्यादा कस्टमर हो चुके हैं ऑलरेडी 5G के और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो सभी के लिए है, मतलब सभी देशों के लिए, सभी ऑपरेटर्स के लिए, देश में भी, अपने यहाँ भी सभी ऑपरेटर्स के लिए। ओके, गुड। अब जहाँ तक BSNL की बात आती है तो मैंने कहा कि BSNL ने स्वदेशी खुद के द्वारा निर्मित टेक्नोलॉजी के द्वारा 4G का रोल आउट प्रारंभ कर दिया। तो एक बार जब इनका 4G का रोल आउट हो रहा है तो वो फील्ड वर्क है, वो जो रिसर्च वर्क है वो नेचुरली BSNL अब 4G को 5G में अपग्रेड करेगा, जो कि अब आसान होगा। बिकॉज दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 5G मुख्यतः बेसिकली सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, क्लाउड बेस्ड है, जबकि 4G में फिर भी आपको उपकरण की जगह जरूरत पड़ती थी। 5G का रोल आउट में टाइम जरूर लगता है क्योंकि आपकी संख्या बढ़ जाती है, आपकी टावरों की संख्या बढ़ जाती है, आपको स्मॉल फ्रिक्वेंसी यूज करनी पड़ती है, तो रोल आउट में समय लग सकता है कि आपको हो सकता है कि हर बिल्डिंग वाला परमिशन ना दे या किराया मांगे या किराया है अभी आगे। जी, चुनौतियां हैं इस फील्ड में, चुनौतियां हैं बिल्कुल। लेकिन रिसर्च वर्क करने के लिए, 4G को 5G करने के लिए, सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए रिसर्चर्स अपना काम कर रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। बिल्कुल। साथ ही राम कुमार शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बहुत ही समस्या ऐसी होती है, किसी के घर में भी हो सकती है, गैस सिलेंडर लीकेज। तो अगर किसी के घर में जो सिलेंडर है गैस का, उसमें से गैस लीक हो रही है तो सबसे पहले कदम क्या उठाना चाहिए? क्या खुद ही उसको हम मतलब काबू में लेकर आ सकते हैं या फिर संपर्क करना चाहिए कहीं पे? जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा गैस सिलेंडर लीकेज एक आम समस्या है घर में, क्योंकि सभी जगह आजकल गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं प्रत्येक घर में। तो मैं बोलना चाहूँगा कि पहले तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी हमें, और जितने भी हमारे विद्युत के उपकरण हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आग लग सकती है, उनको यदि चालू हैं तो चालू आदत में ही रहने दें, बंद हैं तो बंद रहने दें, और जिस सिलेंडर से लीकेज हो रहा है उस सिलेंडर को ले जा करके खुली जगह पर रख दें। दूसरा मैं बताना चाहूँगी, यदि उसमें आग लग भी गई है तो आपको कतई नहीं घबराना है।
गैस की सिलेंडर में लगी हुई आग को बड़े आसानी से बुझाया जा सकता है। देखिए आग लगने के जो बुझाने के लिए सामान्य चीज़ ये है कि उसमें 3 तत्व समाहित होते हैं। पहला ये होता है फ्यूल, ईंधन जिसे हम बोलते हैं, वो गैस के रूप में है। दूसरा रहता है हीट, तापमान की वजह से आग लगती है। तीसरा होता है ऑक्सीजन, जो उन दोनों चीज़ों को प्रज्वलित करने में सहयोग देती है। इन तीनों में से हम किसी भी एक चीज़ को कट कर देते हैं तो किसी भी प्रकार की आग आसानी से बुझ जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि सिलेंडर में आग लग गई है तो कतई मत घबराइए। एक गीला मोटा मजबूत कपड़ा लीजिए और एकदम से उस सिलेंडर के ऊपर ढक देंगे तो तुरंत आग बुझ जाएगी। अब रही बात गैस के लीकेज होने की, तो सिलेंडर को आप खुले स्थान पर फिर लेके चले जाइए, आप सुरक्षित हैं। तदुपरांत जो आपकी गैस एजेंसी है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको तुरंत सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। जी, ये गैस सिलेंडर ब्लास्ट भी होता है क्या? क्योंकि अगर आग लग गई है तो डर ये रहेगा कि बाहर ही उससे दूर चले जाओ, क्योंकि ब्लास्ट हो गया तो फिर खुद ही के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी बिल्कुल, यदि सिलेंडर में बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ब्लास्ट हो जाता है। जी। तो आपको पता लग ही गया है कि अगर आग लगी ही है तो उसमें आप गीला जो मोटा कपड़ा है उससे उसे बुझा सकते हैं और उसे बाहर रखा जा सकता है। साथ ही साथ BSNL के बारे में और भी जानकारी हम ले लेते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। ऐसे में रेडिएशन का जो खतरा है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है कि जब भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन उपकरणों में से रेडिएशंस निकलते हैं जो कि हानिकारक होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो किस प्रकार से ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, डॉक्टर महेश शुक्ला जी? मैडम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये बड़ा डिबेटेबल भी है। जितनी चर्चा और जितनी डिबेट इस सब्जेक्ट पे हुई है मोबाइल टेक्नोलॉजी में, उतनी और किसी सब्जेक्ट पे नहीं हुई, क्योंकि 2 तरह के एविडेंसेस सामने आए। कहीं कहीं सामने आया कि मोबाइल टावर आने के कारण हमारी चिड़िया उड़ गई हैं और चिड़िया हमको दिखती नहीं है, कौवे हमको दिखते नहीं हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना था। कुछ लोगों का कहना था कि इसका ह्यूमंस पे भी असर पड़ता है। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। हम तो इसको बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि रिसर्च में पाया गया कि जो रेडिएशन है, जो एक एक्सरे का रेडिएशन है या MRI का रेडिएशन है, वो रेडिएशन 1000 टाइम्स मोर है। और इंडिया में तो जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाए, वो इतने टफ बनाए कि सेफ लिमिट के भी नीचे के नीचे के नीचे के नीचे 10 गुना नीचे, पर जो सुरक्षित सीमा है उससे 10 गुनी नीचे सीमा पर हम लोग रेडिएट करते हैं जी। और उसको समय समय पर चेकिंग करते हैं। अगर किसी टावर से रेडिएशन ज़्यादा मिलता है तो पेनल्टी लगाते हैं, और पेनल्टी भी कितनी है कि 1 लाख रुपए पर ओकेजन पर डे। तो इतनी हैवी पेनल्टी, लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं जी। 1 लाख रुपए पर ओकेजन। मतलब आज हम चेक करने सुबह 10 बजे गए तो 1 लाख रुपए पेनल्टी लग जाएगी पर डे की। तो ये कभी कभी जाता कौन है, मतलब इसकी कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक विंग है TERM, टेलीकॉम इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन मैकेनिज्म। तो टर्म जो सेल है, जैसे भोपाल में अरेरा हिल के ऊपर एक ऑफिस बना है जो अपना DOT का ऑफिस है, जिसके बाजू में BSNL का है। तो वहाँ पर वो लोग बैठते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लोग हैं, उनको पावर दी गई है और ऑपरेटर को लाइसेंस देते वक्त पाबंद किया गया है कि उसको अपना रेडिएशन लेवल हर एक टावर का हर महीने जमा करना है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम उसको जाके सैंपल बेसिस पर चेकिंग करता है कि रेडिएशन लेवल विद इन लिमिट है कि नहीं है। और ये जब है जबकि लिमिट से 10 गुना नीचे रेडिएट कर रहे हैं। जी, फिर भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है कि कहीं रेडिएशन ज़्यादा निकल तो नहीं रहे हैं। रेडिएशन की बात तो चल ही रही है, साथ ही साथ हमने देखा है कि कभी भी आग लगने का खतरा भी होता है घर में। तो अब जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस पे खुद काबू पा सकते हैं या हमें कहीं संपर्क करना चाहिए? राम शर्मा जी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में अग्निशमन सेवाएं अलग से पूरा विभाग है। यदि आग लगती है तो आप 1079 के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं, वहाँ से भी उधर चली जाएगी और उनका अलग से एक पूरा सेटअप है। वहाँ से तुरंत फायर के लिए जितने भी उपकरण हैं उनके साथ में टीमें वहाँ पे पहुँच जाती हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ हम इसके बारे में तो जान ही रहे हैं कि आग लग गई है। अब SDRF की अगर हम बात करें, SDERF की, तो किस प्रकार से एक जो व्यक्ति है सीधे इनसे संपर्क कर सकता है, या फिर ऐसा अगर सिर्फ आग लगी है तो क्या हमें लोकल किसी को कांटेक्ट करना चाहिए या डायरेक्टली आपको करना चाहिए?
मैं तो सलाह ये दूंगा कि सबसे पहले आप सूचना दें 1079 पर, ताकि त्वरित अनुक्रिया की जा सके। और ये एक आपदा प्रबंधन का टोल फ्री नंबर है, इस पर देने पर भी आपकी सूचनाएं तुरंत संबंधित स्थान पर भेजी जा करके आपको जितने भी प्रकार की आपदाएं उनसे प्रबंधन के लिए मदद करने के लिए आपको तुरंत सहायता और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो हम यही जान लेते हैं महेश शुक्ला जी से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घनी बस्तियों में रहते हैं और उनके पास ऑफर्स आते हैं कि हम आपके यहाँ पे टावर लगाना चाहते हैं, मोबाइल टावर, जहाँ से जो कनेक्शन है वो दूसरे लोगों को मिल जाएगा, सिग्नल्स हैं वो मिल जाएंगे। तो ऐसे में क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ता है जो घनी बस्ती होती है वहाँ के लोगों पर? देखिए, ये प्रश्न अपना जो पहला प्रश्न था उससे संबंधित ही है। कुछ लोग कहेंगे कि टावर नहीं लगाना जाना चाहिए क्योंकि इसके आने से रेडिएशन बढ़ जाएगा, लेकिन वो भ्रामक है। मतलब उनके मन में जो ये कहते हैं वो किसी तथ्य के आधार पर नहीं कहते हैं जी, वो सुनी सुनाई बात के आधार पर कहते हैं जी। बट कुछ ऐसी गाइडलाइन है कि कहाँ लगाया जा सकता है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं कि आपके पास ज़मीन है या फिर आपके पास छत है तो हम लगाना चाहते हैं। ऐसी गाइडलाइन है जी, क्या है कि 4G और 5G या 3G में जितनी दूरी तक एक टावर कवर कर सकती थी, 4G में आने के बाद चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो स्पीड तो बढ़ी, लेकिन जो रेंज थी वो दूरी कम हो गई। मतलब 4G में आपको उतना ही एरिया कवर करने के लिए अगर 3G में केवल एक टावर से कवर हो जा रहा था लेकिन स्पीड कम थी, तो 4G में आपको हो सकता है कि 2 टावर लगानी पड़ जाएंगी क्योंकि आपको स्पीड बढ़ानी है। जी। तो एक टावर यहाँ, एक टावर और। 5G आया तो उसमें टावर की संख्या और बढ़ जाएगी क्योंकि आपको और हैवी स्पीड चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो रेडिएशन बढ़ रहा है। जी, रेडिएशन बढ़ नहीं रहा है, आपका कहना ऐसा है। लेकिन बहुत सारा अगर हम हिस्ट्री देखें तो ऐसे में पक्षी बहुत सारे हुआ करते थे, इस बात को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो उनमें बहुत कमी देखी जाती है, आसमान में उड़ते हुए भी कम दिखाई देते हैं। उसका कारण बढ़ता हुआ तापमान, उसका कारण कटते हुए पेड़, उसका कारण बढ़ता हुआ कंक्रीट, उसका कारण उनको खाने पीने की सुविधाओं की कमी। जी। आज के ज़माने में मैं तो खुद गवाह हूँ कि 1982 में 77 से 82 के बीच मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज में पढ़ता था। भोपाल में कभी भी टेम्परेचर 26 डिग्री 27 डिग्री के ऊपर गया नहीं। रोज शाम को बारिश होती थी। जी। इतने ज़्यादा पेड़ थे और आज विदेश से भी 40 पक्षी आया करते थे, इसलिए पक्षी आया करते थे। आज 40 साल बाद मैं देखता हूँ इसी भोपाल में कि कंक्रीट बढ़ गई, तापमान बढ़ गया, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, स्कूटरों की संख्या बढ़ गई। तो क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है। क्लाइमेट चेंज ही इसका जिम्मेदार है, पक्षियों की रवाना कर। लेकिन जब मैं आज भोजपुर रोड पे जाता हूँ, आज भी 40 साल बाद भी, तो वहाँ मुझे पक्षी दिखते हैं। जी, रंग बिरंगे पक्षी, रंग बिरंगे कबूतर, ये कौवे, बिल्कुल। चिड़िया। तो हमारा विषय तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये वाली बात बहुत अच्छी निकल के आई है कि साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है उसका भी हमें ध्यान रखना है, जिससे जो पक्षी हमें बहुत पहले दिखाई देते थे वो अब भी खुशी खुशी रह सके हमारे साथ। इसके साथ ही अब जब फर्स्ट एड की बात चलती है तो फिर मैं आपके पास आना चाहूँगी राम जी कि फर्स्ट एड में हमारे घर में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर पे उपलब्ध होनी चाहिए? जी बिल्कुल, फर्स्ट एड में मुख्य रूप से हम सलाह देते हैं कि वो जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जैसे बैंडेज हुए या बुखार आता है तो वो दवाइयाँ हैं, या अपने को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे परिवार में कुछ व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा डायबिटिक रहते हैं तो उनको रेगुलर लगती रहती हैं, वो चीज़ें भी वो रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल प्राथमिक रूप से जब भी कहीं चोट लगती है तो उस पर लगाने के लिए हमें ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट एड के तौर पर अपने घर पर प्रत्येक परिवार को रख लेना चाहिए। और जैसा कि आपदा प्रबंधन के संबंध में चर्चा चल रही है, तो ये फर्स्ट एड किट यदि आप तैयार रखते हैं तो कहीं भी अगर कोई कठिनाई आती है तो आप प्राथमिक तौर पर अपने घावों पर या और उन सारी चीज़ों को सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपदा में कैसे बचा जाए, इसका प्रबंधन कैसा किया जाए लोगों के द्वारा, तो इसके लिए क्या कुछ अलग से आपके द्वारा भी ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं? जी बिल्कुल,
हमारे यहाँ पर मैंने जैसे अभी जिक्र किया था पहले भी कि जन जागरूकता के लिए समय समय पर जब भी हमें समय उपलब्ध होता है तो हम स्कूलों और कॉलेजों में जाकर के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। इसके अलावा गाँव में जाकर के जहाँ भी हमें समय और सुविधा मिलती है या कहीं से कोई भी जैसे कोई कई बार हमारे पास मांगें भी आती हैं, जैसे एनसीसी से आती रहती हैं कि हमारे जो कैडेट्स हैं उनको आपदा प्रबंधन के संबंध में, विभिन्न प्रकार की आपदाओं के संबंध में प्रशिक्षित कर दीजिए। तो चूंकि वो प्रशिक्षण नहीं, दरअसल एक जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम रहता है जो एक सीमित समय के लिए रहता है, 1 दिन का या 2 दिन का जैसा भी है। तो उसमें हमारी टीमें जा कर के जो समय रहता है आपदा के दौरान और आपदा से पूर्व का जो समय रहता है उस दौरान में हम ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज चलवाते रहते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ महेश शुक्ला जी, आपके पास हम आते हैं और जानते हैं कि आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें तो बीएसएनएल किस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। नॉर्मली तो बीएसएनएल एक ऑपरेटिंग गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर है जिसका काम ये है कि देश के लोगों को सेवाएं प्रदान करना, और बेसिकली इसका काम रिसर्च करना नहीं था। तो रिसर्च के लिए लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक विंग है सीडॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्या बोलते हैं टेलीमेटिक्स करके उसका रिसर्च विंग है। तो सीडॉट जो है इसकी स्थापना बहुत पहले, करीब 39 साल 40 साल पहले राजीव गांधी जी के ज़माने में हुई थी, जब सैम पिट्रोडा साहब इस देश में टेलीकॉम एडवाइजर थे और चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम कमीशन भी रहे वो जी। तो वो जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 40 साल पहले स्थापित किया गया था, उसको ये काम दिया गया था कि वो रिसर्च काम इसका काम करे, 4G की कोर बनाए, 4G को काम बढ़ाए। तो उन्होंने और TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि सॉफ्टवेयर में काफ़ी बड़ा नाम है, तो इन लोगों ने मिलके, TCS ने और सीडॉट ने मिलके और BSNL ने मिलके, तीनों लोगों ने मिलके इस रिसर्च में अपनी अपनी भागीदारी निभाई। किसी ने कोर बनाई, किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, किसी ने एंटीना बनाए, किसी ने अपनी टावर पर टेस्टिंग फैसिलिटी दी, BSNL ने स्पेस दिया, BSNL ने इंजीनियर दिए, उसकी फील्ड टेस्टिंग की, कस्टमर प्रोवाइड करवाए, सीनेरियो प्रोवाइड करवाए। तो इस तरह से काम आत्मनिर्भरता का काम चालू हुआ। चंडीगढ़ जो देश में अपनी क्या बोलते यूनियन टेरिटरी है, पंजाब में, पंजाब और हरियाणा के लिए राजधानी भी है, तो चंडीगढ़ में जो है मनी माजरा करके जगह है, वहाँ पर उन्होंने जगह दी और उस जगह पर इस देश का 4G का जो टेस्टिंग वाला काम है वो हुआ जी। और टेस्टिंग होने के बाद पंजाब से ही रोल आउट स्टार्ट हुआ। ये 4G की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी में बात करें, कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं क्या? बहुत क्या है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ है कि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए स्कीम्स आई हुई हैं, बहुत सारी प्रमोशन स्कीम्स हैं, PLI स्कीम्स हैं जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड हैं। तो उन IITs को, जो हमारे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सभी जगहों पर 5G के ऊपर 6G के ऊपर काम चल रहा है। जैसे IIT हैदराबाद है, तो IIT हैदराबाद में प्रोफेसर साहब हैं तो वो एंटेना बना रहे हैं। IIT मद्रास में मैं स्वयं देख के आया था कि प्रवर्तक के अंदर कोर बन रही थी जी। और वहाँ पर कोर सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। तो इन IITs के द्वारा IIT बॉम्बे में टेस्टिंग चल रही है, कानपुर में सिक्योरिटी टेस्टिंग हो रही है। ये तो एडवांसमेंट हो रहे हैं। सिम कार्ड की अगर बात करें, इसमें भी कुछ बदलाव लेकर आने वाले हैं क्या? मैडम ये तो सिम रहेगा ही नहीं अब। सिम विल बी ई-सिम और ई-सिम विल बी क्रिएटेड विद द एक्सचेंज। आपको OTP दिया जाएगा, आप OTP कंफर्म करेंगी जी। और जैसे ही आप OTP कंफर्म करेंगे तो वैसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक नंबर दे दिया जाएगा जो कि आपको फिजिकली नहीं मिलेगा। जैसे ई-सिम अभी फिजिकली होती है अपनी सिम, बिल्कुल ऐसी फिजिकल सिम नहीं होगी जी। साथ ही साथ एक और प्रश्न है आपसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नंबर ले लिया है, उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने हो गए लगभग उसका उपयोग बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे में सेवाएं जब बंद हो जाती हैं तो फिर से चालू कैसे करवाया जाता है? मैडम नॉर्मली तो ये है कि एक हर एक ऑपरेटर, चाहे कोई भी हो, चाहे BSNL हो, चाहे प्राइवेट ऑपरेटर हो, सभी लोग एक ग्रेस पीरियड देते हैं कि हो सकता है कस्टमर बाहर गया हो, रिचार्ज करवा ले, भूल गया हो, फिर भी अगर 6 महीने में चालू नहीं होता तो कस्टमर उस ऑपरेटर के ग्राहक सेवा केंद्र पर जाके निवेदन कर सकता है कि मुझको
ये नंबर जो बंद हो गया है दोबारा चालू करवा दीजिए। अगर वो नंबर किसी को अलॉट नहीं हुआ है तो फिर आपको मिल सकता है। बिल्कुल। साथ अगर किसी और को अलॉट हो गया तो शायद दिक्कत आएगी। जी, तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा और पहले ही संपर्क करना है। जी, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप संदेश क्या देना चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम की जो समाप्ति की ओर है। नेशन फर्स्ट, उनको संदेश ये देना चाहूँगा कि जी। देश पहले है, ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। बिल्कुल, तो नेशंस फर्स्ट। तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस की कल हम मनाने जा रहे हैं, तो नेशंस फर्स्ट तो है ही, लोग अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं? लोग अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं? जी। लोग अपनी भागीदारी ऐसे निभा सकते हैं कि वो हर घर तिरंगा का हिस्सा बने, अपने घर के ऊपर झंडा फहराएं, झंडे को उसको आदर से रखें, उसको बाद में जब शाम हो जाए, रात हो जाए तो उसको इधर उधर गलत हाथों में ना पड़ने दें, उसका निरादर ना होने दें। जी, तो जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाए। राम जाए। कुमार शर्मा जी, आपसे भी हम संदेश जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि यदि किसी प्रकार की आपदा है तो आप हमें याद कीजिए, SDRF को याद कीजिए और 1079 पर तुरंत कॉल कीजिए। जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में आप सभी का आज हमसे जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। कल स्वतंत्रता दिवस है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो डीडी की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।